#MeTooExposed Mig Nogna। जब से हमने एनिमे देखना स्टार्ट किया है तो हमारे कुछ फेवरेट वॉइस एक्टर्स रहे हैं एंड इनकी आवाज सुनकर हमें लगता है ये रियल लाइफ में भी बिल्कुल उन कैरेक्टर्स की तरह होंगे जिन्हें इन्होंने डब किया है, जो कुछ हद तक सही भी है। बट इन्हीं में से कुछ वॉइस एक्टर्स एक हॉरिफिक क्राइम कर बैठते हैं एंड ऐसे ही कुछ क्राइम्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये वाला क्राइम किया होता है इस आदमी ने। लेट्स कॉल हिम विक मिग नोगना बिकॉज ये इसका नाम है। तो विक दरअसल एक अमेरिकन एनिमे वॉइस एक्टर है जिसने कई सारे एनिमे कैरेक्टर्स को इंग्लिश में डब किया है एंड इसी वजह से तुमने इसकी आवाज कभी ना कभी सुनी होगी अगर तुम इंग्लिश डब देखना पसंद करते हो तो। ऐसे ही ड्रैगन बॉल सुपर बोल्डली मूवी को डब करने के बाद हम ट्विटर पर विक के खिलाफ #MeToo को यूज करते हुए देखते हैं, जहाँ कई सारी लड़कियां अपनी स्टोरीज बताती है। बट उससे पहले ये #MeToo है क्या? ये हैशटैग दरअसल वो लोग यूज करते हैं जिन्हें किसी सेलिब्रिटी ने एक्चुअली असोल्ट किया हो और ये बात वो लोगों को बताने से डर रहे हैं क्योंकि कोई उनका भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए वो ट्विटर पर आकर इसका यूज करते हैं। एंड ऐसे ही विक के खिलाफ कई सारी लड़कियां ट्विटर पर अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी कैसे विक ने उनके साथ वो सारी चीजें की है। जनवरी 16, 2019 ट्विटर पर एक लड़की जिसका हैंडल नेम था हैनलिया, वो एक आर्टिकल के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करती है जिसमें एक लड़की बता रही होती है जब वो एक लिफ्ट में विक के साथ थे एंड जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हैं तो विक उसके पीछे से स्कर्ट उठाता है एंड उसकी वो वाली जगह को अपनी उंगलियों से सहलाता है। एंड यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है विक किस जगह को सहला रहा था एंड ये चीज इस लड़की को उस टाइम बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि इसे एक्चुअली असोल्ट किया गया है बिकॉज ये उस टाइम एक स्टूपिड फैन गर्ल थे एंड ऊपर से ये सब बिल्कुल शॉर्ट टाइम में हुआ था तो इसे लगा कि ये सब विक से गलती से हो गया होगा। बट नाउ अब वो समझ गई है कि विक ने उसके साथ कितना गलत किया है, वो भी उस टाइम जब वो एक 16 साल की अंडर एज गर्ल थी। इसके बाद ट्विटर पर कई सारी लड़कियां विक के पुराने फोटोज एंड वीडियोस पोस्ट करती है जिनमें विक अपनी अंडर एज फैन गर्ल्स को टाइटली हग एंड किस कर रहा होता है और साथ ही कुछ वियर्ड चीजें भी। तो इन सभी को देखते हुए एक फीमेल यूट्यूबर मार्स ग्रूल विक के खिलाफ एक हैशटैग ट्वीट करती है #KickWick, जो आगे चलकर बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है। I mean इतना ज्यादा कि खुद विक को आकर ट्विटर पर लोगों को समझाना पड़ता है, जहां वो लोगों से माफी मांगता है एंड खुद को डिफेंड करता है, ये कहते हुए कि जिसके भी साथ उसने ये लाइन क्रॉस की है उन्हें हग एंड किस करके एंड इसी वजह से उन्हें जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील हुआ हो तो वो उन सबसे माफी मांगता है और अब वो आगे से अपने फैंस के साथ कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेगा, फिर चाहे उसके फैंस ही क्यों ना कह रहे हो। एंड इसी के बाद वो कहता है कि जितने भी एलिगेशंस उस पर लगे हैं वो सारे गलत हैं और फिर वो कहता है आई कोट, मेरा दिल उन सभी के लिए रोता है जिनके साथ भी ये सभी चीजें हुई है एंड इससे भी ज्यादा हार्मफुल चीज ये है दूसरों पर इस तरीके के एलिगेशंस लगाना, इसके लिए मेरे पास कोई भी वर्ड्स नहीं है। जब विक ये सारी चीजें पोस्ट करता है इसी के कुछ टाइम बाद ट्विटर पर आकर मोनिका रियाल और जेमी माची, तुम्हें नहीं पता इन दोनों के बारे में तो मैं तुम्हें बता दूं, ये भी बहुत ज्यादा फेमस एनिमे वॉइस एक्टर्स हैं। इन्होंने 100 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स को डब किया है एंड विक के साथ ड्रैगन बॉल सुपर में काम कर चुकी है। तो ये दोनों भी बताती है कि विक ने वही सेम चीज इन दोनों के साथ भी की है जो कई सारी लड़कियां ट्विटर पर बता रही है। जब ये दोनों ट्विटर पर पोस्ट करती है तो वो सारी लड़कियां भी अब सामने आने लगती है जो पहले डर रही थी एंड इसी में से एक थी विक के साथ पहले काम कर चुकी रेचल। ऑब्वियसली ये उसका रियल नेम नहीं है। वो IO9 पर आकर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताती है जहां पहले से कई और लड़कियां भी थी, वहां ये कई सारी शॉकिंग चीजें रिवील करती है। रेचल बताती है कि जब वो 2008 में एक प्रोजेक्ट पर विक के साथ डबिंग कर रही थी एंड जैसे ही वो काम खत्म करके अपने होटल वापस पहुंचे तो रेचल को उसके रूम के बाहर विक जबरदस्ती पकड़कर गले लगाता है एंड कई बार रेचल के कहने पर भी उसे नहीं छोड़ता है, लेकिन बाद में रेचल उसे धक्का देकर अपने रूम में चली जाती है जहाँ वो बाहर से बार बार उसका डोर नॉक कर रहा था एंड उसे कॉल भी करता है जहाँ वो कहता है कि ये चीज किसी को भी मत बताना और फिर से रेचल का डोर नॉक करने लग जाता है। एंड इन सभी चीजों से रेचल इतना ज्यादा डर जाती है कि वो अपने बाथरूम में चली जाती है एंड 1 घंटे से कब कपाती हुई बाथरूम के फर्श पर बैठी रहती है। एंड इसके बाद वो अपना एक और इंसिडेंट बताती है जो इससे कुछ साल
बाद हुआ था, जहाँ ये कुछ टाइम के लिए विक के रूम में रुकने के लिए मान जाती है और जैसे ही विक के सामने वाले सोफे पर बैठती है तो विक उसके पास में आकर उसकी जांघों को सहलाने लगता है और साथ ही बार बार एक चीज कह रहा होता है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ स्वीट करने दो। बट अगेन रेचल वहाँ से निकलने में कामयाब रहती है एंड इस बार वो एक चीज अलग करती है। जो टीम उन्हें मैनेज कर रही थी वो उन्हें जाकर सब कुछ बता देती है एंड आगे चलकर खुद विक भी उनके सामने वो सारी चीजें कंफर्म करता है, ये कहते हुए कि ये सब करने के लिए रेचल ने उसे कहा था। सो अब तुम्हें लग रहा होगा कि विक एक ऐसा आदमी है जो सोसाइटी के लिए एक दिमाग की तरह है। आई मीन ये न ही किसी बच्चे को देखता है न ही किसी चीज को एंड जो चीज उसे करने का मन होता है ये वो सीधा कर देता है। तो फिर भी इसके खिलाफ किसी ने केस फाइल क्यों नहीं किया? तो मैं तुम्हें बता दूं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट रेचल के केस को ही ले लो, वो पुलिस के पास इसलिए नहीं जाती है क्योंकि उसे डर था विक उसका पूरा करियर खराब कर देगा, क्योंकि विक के काफी अच्छे कनेक्शन है इंडस्ट्री में, इसलिए रेचल कभी केस फाइल नहीं करती है। एंड अब सेकंड चीज ये है कि जो लड़कियां अब आकर सब कुछ बता रही है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन फिर भी ये केस फाइल नहीं कर पा रही है, इसलिए नहीं कि ये हार जाएगी एंड झूठ बोल रही है। वेल जो कुछ भी इनके साथ हुआ था वो चीजें विक ने बहुत साल पहले की थी, उस टाइम इन्होंने डर की वजह से कोई भी एक्शन नहीं लिया एंड अब जब ये सोच रही है तो इनके पास वो प्रॉपर एविडेंस नहीं है। आई मीन विक ऐसी एक्सट्रीम चीजें पब्लिकली नहीं करता था जिसकी वजह से आज विक के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता, और इसका उल्टा विक ही मोनिका और मार्ची पर एक लॉ सूट फाइल कर देता है कि वो उसे डिफेम कर रही है, बट आगे चलकर कोर्ट इसे खारिज कर देता है एंड विक से कहते हैं कि मोनिका और मार्ची को पे करें जो उनकी लॉयर की फीस है एंड उन्हें जो ट्रबल हुआ है वो सब विक की वजह से है। सो जब ये सारी चीजें चल रही थी तो सोनी पिक्चर्स और फनीमेशन, जिसे आज तुम क्रंची रोल के नाम से जानते हो, उनके अंदर भी कई सारी फीमेल एम्प्लॉय आकर बता रही होती है कि विक ने उनके साथ गलत काम किया है। तो इस पर वो एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और दोनों ही कंपनियां विक को निकाल देती है एंड आज भी विक काम के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा है। पेडोफिलिया। पेडोफिलिया का मतलब तुम जानते ही होंगे, जहाँ एक अडल्ट अपने से अंडर एज गर्ल एंड बॉय के साथ वो चीज करता है जो उसे अपनी ही तरह किसी अडल्ट के साथ करनी चाहिए। एंड आई थिंक तुम इतने से समझ गए होंगे आखिर मैं तुम्हें क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ऐसा ही कुछ ये भी करता है। इसका नाम है इलिच गार्डियोला, जो एक फॉर्मर अमेरिकन एनिमे वॉइस एक्टर है एंड अगेन इसने भी कई सारे कैरेक्टर्स को डब किया है। अप्रैल 14, 2014 स्प्रिंग वैली पुलिस एक 41 ईयर ओल्ड आदमी को पकड़ती है एंड वो और कोई नहीं इलिची था जिसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेंट किया था। एंड उस कार में उस टाइम इसकी एक फीमेल स्टूडेंट भी मौजूद थी जो सिर्फ 16 साल की थी। तो पुलिस ये देखकर उस लड़की की माँ को फोन लगाती है, आखिर उसकी बेटी अपने घर से इतना दूर वो भी एक टीचर के साथ क्या कर रही है। तो इसका आंसर उसकी माँ देती है कि इलिची शायद उसे घर छोड़ने के लिए आ रहा होगा, लेकिन पुलिस ये जवाब सुनकर खुश नहीं होती है और इन दोनों को लेकर एक इन्वेस्टिगेशन करती है, जहां पुलिस को डिस्गस्टिंग चीजें पता चलती है। आई मीन जब पुलिस उस अंडर एज गर्ल से बार बार सवाल करती है तो फ्रस्ट्रेशन में आकर वो लड़की बता देती है कि इलिची और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड इनका एक सेक्सुअल रिलेशनशिप भी है। उन्होंने कई बार एक दूसरे के साथ ऐसे किया है। वेल यहाँ अभी भी पुलिस को शक होता है शायद ये लड़की इलिच के डर से ऐसा बोल रही है कि ये सारी चीजें उसने अपनी मर्जी से की है। तो वो इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं जहाँ वो लड़की इलिच से बोल रही होती है उससे उसके साथ वो सब करना काफी पसंद है। इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को ये भी पता चलता है आज से कुछ वीक पहले इन दोनों ने लॉस एंजलिस जाकर शादी कर ली थी एंड इस शादी को उस लड़की की माँ ने ही करवाया था, वो भी वहाँ मौजूद थी। पता है मुझे अभी क्या लग रहा है, इन दोनों गधों में तो बिल्कुल भी अकल नहीं थी, बट उस लड़की की माँ को भी ये समझ में नहीं आया वो अपनी बेटी की शादी एक 41 ईयर ओल्ड आदमी से करवा रही है, वो भी जिस उम्र में उसे खेलना कूदना चाहिए। वो अपने से बड़े आदमी के साथ रातें गुजार रही है एंड अपनी बॉडी से उसे सेटिस्फाई कर रही है ट्रू लव के रोने को लेकर। आई मीन ये लोग इतने कैसे होता है। तो जब ये पुलिस को पता चलता है वो सीधा इलिच के अपार्टमेंट में जाती है जहाँ उस टाइम उसकी वो वाइफ भी होती है, यानी कि वो अंडर एज गर्ल। उसके सामने पुलिस इलिच को अरेस्ट करती है एंड उस पर अपने ट्रायल्स चलाती है। जब इलिच पर ये सारे ट्रायल्स चल रहे होते हैं एंड फाइनली कोर्ट उसे 8 मई को सजा सुनाता है असोल्ट ऑफ चाइल्ड के चार्जेस में। उसी के कुछ टाइम बाद सितंबर 5 को ये सारे चार्जेस डिसमिस कर दिए जाते हैं। उस लड़की और उसकी माँ के कहने पर वो $50,000 देके इलिच की बेल करवा देते हैं एंड आज ये दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। एंड ये सोचकर मुझे इमामुरा टैटूज
नाउ इमेजिन करो तुम अपनी बॉडी पर टैटूज बनवाते हो एंड तुम उनकी कुछ पिक्चर्स क्लिक करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करते हो ताकि तुम वो सारे टैटूज लोगों को दिखा सको। लेकिन तभी तुम्हें पता चलता है जो तुमने अभी फोटोज पोस्ट किए थे जिसमें तुम अगेन अपने टैटूज दिखा रहे थे। इसी को लेकर पुलिस तुम पर एक्शन लेती है। आई मीन जैसे तुमने एक सीरियस क्राइम किया हो एंड तुम्हारे साथ कहीं सारी फॉर्मेलिटीज की जाती है। वेल ये कोई इमेजिन करी गई स्टोरी नहीं है, ऐसा सच में हुआ था नोरियो इमामारू के साथ, जो एक जापानीज एनिमे वॉइस एक्टर है, वो भी वन पीस के, जहां इन्होंने इस कैरेक्टर को डब किया है। सो ये जो इमामारू है उन्हें शुरुआत से ही टैटूज बनवाना काफी पसंद था, जबकि जापान में टैटूज को काफी गलत चीजों से जोड़ा जाता है लाइक याकुजा, बट फिर भी ये बनवाता है, वो भी पूरे $56,000 खर्च करके अपनी पूरी बॉडी को टैटूज से कवर कर लेता है। और फिर आता है मई 26, 2010। इमामारू अपने कई सारे फोटोज क्लिक करता है, वो भी बिना कपड़ों के। एंड अब तुम समझ गए होंगे उसका वो भी क्लियर दिख रहा था, बट फिर भी वो टैटूज को दिखाने के चक्कर में वो फोटोज पोस्ट कर देता है। एंड इन्हीं फोटोज को आगे चलकर जापानीज पुलिस देख लेती है और इन्हें सीधा अश्लील फोटो कंसीडर करती है, जो मैं तुम्हें यहाँ नहीं दिखा सकता। अब वो इंटरनेट पर मौजूद नहीं है और जो इमामारू की फोटोज इंटरनेट पर है उन्हें देखकर मैं समझ सकता हूँ जापानीज पुलिस ने यहाँ कुछ भी गलत नहीं किया है, बिकॉज यही फोटो इतनी ज्यादा अश्लील है तो वो कितनी ज्यादा रही होगी, जिसकी वजह से इमामारू को $6,000 का फाइन भरना पड़ता है और उसे वन पीस की डबिंग कास्ट से निकाल दिया जाता है। वेल यहाँ एक चीज अच्छी है, इस स्टोरी को सुनने के बाद मैं और तुम अपने टैटूज को दिखाने के लिए ऐसी फोटोज पोस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर ऐसा कर दिया तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। एनीवे यही था आज का वीडियो एंड आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो तुम ये दोनों वीडियोस भी देख सकते हो एंड अब मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ।